चलिए डे 14 का डिस्कशन शुरू किया जाए। आज के टॉपिक्स क्या थे हमारे पास? पहला टॉपिक था उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, दूसरा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की भूमिका, तीसरा केंद्र राज्य संबंधों के बारे में समझना है, वह भी उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखते हुए। शुरू करते हैं सबसे पहले विधान परिषद के बारे में, यहाँ हम समझ लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। यदि भूमिका के स्तर पर आपको कुछ चीजें लिखनी है अपने प्रश्न में, तो वह कैसे आप बनाओगे। जैसे विधान परिषद पर या विधानसभा पर किसी के बारे में भी लिखने को आएगा, तो यहाँ तुलनात्मक रूप से लिखने की कोशिश किया करो। जैसे कैसे, आप समझिए। केंद्र के स्तर पर आपके पास विधायिका के 3 प्रमुख अंग होते हैं, है ना। जैसे आप जानते हैं, केंद्र के स्तर पर आपके पास लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट भी आपका शामिल होता है लेजिस्लेचर के अंतर्गत। उसी तरीके से सेंट्रल के अंतर्गत जैसे आप देखते हो 3 भाग होते हैं, वैसे ही स्टेट में भी आपके 3 भाग पाए जाते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो आप समझिए, क्या सभी राज्यों में यह विधान परिषद और विधानसभा मौजूद है? तो आप बताओगे नहीं। फिर आपका केवल आपके 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। जैसे जैसे आपकी केंद्र के स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था मौजूद है, उसी आधार पर राज्यों में केवल 6 राज्य आपके ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था मौजूद है। वह 6 राज्य कौन से हैं? देखिए, यह प्रीलिम्स के स्तर की जानकारी है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको अगर कोई भूमिका भाई बनानी है ना, इस तरीके से आपको लेजिस्लेचर के बारे में बताते हुए विधान परिषद के बारे में क्या आपसे प्रश्न में पूछा गया है, वह मेन बॉडी में तभी लिखोगे ना जब आप बेहतर भूमिका बनाओगे। और उस स्तर पर आपको यह जानकारी होनी जरूरी है भाई। तो उस आधार पर आपको बताना है कि ऐसे 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो आपका यूपी, बिहार, फिर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके बाद आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र। यह 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यह इंट्रोडक्शन के स्तर पर आपकी बेसिक सी जानकारी हो गई, और उसमें आपका उत्तर प्रदेश शामिल है। इस संदर्भ में हम विधान परिषद टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक क्यों पढ़ना है विधान परिषद के बारे में, यह समझ में आया? तो यह बैकग्राउंड इसलिए ही समझाया गया। फिर आते हैं, जब उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के बारे में लिखना होगा, तो बहुत बेसिक वाली जो जानकारी है कि आखिर विधान परिषद की सीट कितनी है हमारे यहाँ, तो 100 सीट आपकी विधान परिषद की हैं और विधानसभा की आपकी 403 सीटें हैं हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो सर्वाधिक हैं अगर किसी राज्य के स्तर पर समझा जाए। तो यह इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। फिर भाई विधान परिषद के बारे में संवैधानिक प्रावधान आपको पता होना चाहिए। क्या है आपका? अनुच्छेद 169 आपका संविधान है, जो आर्टिकल है संविधान में, उसके अंतर्गत विधान परिषद की चर्चा की गई है। तो विधान परिषद आपका यूपी में देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था है, और 169 आर्टिकल के अंतर्गत आपके विधान परिषद की चर्चा की गई है। यह भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हो सकता है। चाहे तो आप इस तरीके का डेटा बेस्ड जो इंट्रोडक्शन होता है यह भी बना सकते हैं। क्लियर? फिर आपको पता होना चाहिए इसका गठन, जिसे आप सृजन या उत्सादन, यानी कि यह अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास ही होता है। बेसिकली विधान किसी भी राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझो, तो यहाँ का विधानसभा सिफारिश करेगा और फिर संसद क्या करेगा, विधान परिषद का निर्माण करेगा। और उत्सादन करना होगा, यानी कि समाप्त अगर करना होगा, तो भी वह अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। लेकिन सिफारिश कौन करता है इसकी? वहां का विधानसभा, यानी कि उस राज्य का विधानसभा। तो इस आधार पर 6 राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा संसद को यह सिफारिश की गई होगी कि भैया हमारे यहाँ पर विधान परिषद बना दीजिए। तो यह बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन के स्तर पर यह चीजें पता होंगी, तभी आप बढ़िया भूमिका बना पाओगे। तो इसलिए समझा दी गई हैं। अब आते हैं मेन बॉडी पर। तो मेन बॉडी पर आपको देखिए यही चर्चा करते हुए कि 6 जगह पर भारत में 6 राज्यों में यह मौजूद है। अब इसकी उपयोगिता के बारे में पता होना चाहिए। एक बात बताओ, जब सभी राज्यों में यह नहीं है, तो इसकी उपयोगिता पर, या जैसे प्रश्न जो यहाँ पर बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में विधान परिषद की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए। तो अगर एग्जामिन करना है आपको, तो एग्जामिन करने के संदर्भ में आप यह जानो कि भाई जब यह सभी राज्यों में नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ राज्यों में अगर इसकी भूमिका दिखाई देती है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम एग्जामिन करेंगे तो इसके पक्ष में भी तर्क देखेंगे जो इसका समर्थन करते हैं, और इसका विरोध करने वाले अर्थात विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि विधान परिषद किसी भी राज्य में क्यों होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो फिर उनके क्या क्या तर्क हैं। इसी आधार पर हमें एग्जामिन करना होता है इस टॉपिक को। अब आ जाइए, एक एक करके सभी तर्कों को हम समझ लेते हैं, और अपना उत्तर जब लिखेंगे तो इन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो भाई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम समझेंगे, तो विधान परिषद को लेकर के बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं है, यानी कि इसके उत्सादन की बात या इसको समाप्त करने की बात हमारे यहाँ नहीं उठाई जाती है। तो इस संदर्भ में हमें ज्यादातर पक्ष में तर्कों के साथ में अपना कंक्लूजन भी बता देना है, उसके बाद विपक्ष में भी तर्क, फिर अपना कंक्लूजन क्या करना है, सकारात्मक
दृष्टिकोण के साथ में खत्म करना है। अर्थात विधान परिषद यदि है तो उसको कैसे और लोकतांत्रिक बनाया जाए, तो इस संदर्भ में ही हमें क्या करना चाहिए, अपना कंक्लूजन या निष्कर्ष देने का प्रयास करना चाहिए। इसी संदर्भ में पहले आप क्या है, पक्ष में तर्क समझो। जैसे संघवादी ढांचा, संघवादी ढांचा को मजबूत करती है विधान परिषद की मौजूदगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे केंद्र में आपका लोकसभा में कोई भी बिल आता है, उसके बाद वह राज्यसभा में आता है, फिर यह दोनों ही जब मिलकर पारित कर देते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, अंततः वह कानून बन जाता है। क्लियर, वह आपका एक्ट बन जाता है। इसी आधार पर जब राज्य में भी विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी, तो वही संघीय ढांचा आपका यहां भी दिखाई देगा। तो संघात्मक ढांचा जो है मजबूत होता है, इस आधार पर समझा जाए। फिर बहुमत की निरंकुशता। अब देखिए यहां पर बहुमत की निरंकुशता क्या होती है, कम होती है। यहां कम होती है, एरो बना लेना आप। तो जिसका बहुमत होगा, तो वह बहुमत जिसका अधिक होगा, तो उसका बहुमत कहां पर अधिक होगा, विधानसभा में अधिक होगा। और विधान परिषद के माध्यम से क्या होगा, उसकी निरंकुशता को हम कम कर सकते हैं। यह तर्क दिया गया इनके द्वारा। फिर जल्दबाजी में कई सारे विधेयक ऐसे होते हैं बहुत जल्दबाजी में पारित किए जाते हैं, तो विधान परिषद अगर होगी किसी राज्य में, तो पुनर्विचार का मौका मिल जाएगा। और पुनर्विचार का मौका मिलना ही आप समझ लीजिए वह बातें मीडिया में आएंगी, मीडिया के बाद जनता के समक्ष जाएंगी, तो एक अतिरिक्त दबाव बनता है कि कोई भी विधेयक जो है जल्दबाजी में ना पारित किया जा सके। तो तीसरा तर्क आपको समझ में आया होगा। फिर चौथा है योग्यता और विशेषज्ञता का लाभ मिलता है ना। जैसे उस राज्य के विधानमंडल को योग्यता और विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप राज्यसभा से समझो। जैसे राज्यसभा में भी यदि पूछा जाए कि इसकी उपयोगिता पर तर्क, उपयोगिता के बारे में अगर बताना होगा, वहां भी आप बताते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता और विशेषज्ञता का लाभ मिलता है उसके सदन को। क्लियर। अब शक्ति का विकेंद्रीकरण। भाई विकेंद्रीकरण तो स्वाभाविक सी बात ही होगा ही। पहले शक्तियां केंद्रीकृत रहती थी कहां तक, विधानसभा तक। और विधानसभा के साथ साथ अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी हो जाएगा, चूंकि विधान परिषद के सदस्य भी आपके अब कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। तो यह कुछ पक्ष में आपके तर्क दिए जाते हैं और मजबूत तर्क हैं। इसी आधार पर हमारे यहाँ विधान परिषद देखो अभी तक बनी हुई है। फिर इसका विरोध करने वाले क्या बताते हैं, समझते हैं, आ जाओ कि उनके तर्कों को भी समझने की जरूरत है। जैसे जो विपक्ष में तर्क देते हैं, पहला कहते हैं राजकोष पर बोझ। अब विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा। बोले खामखा में पहले ही भैया विधानसभा या राज्य के पास में उसका जो कोष है, आपका राज्य सरकार का जो कोष है वो ऑलरेडी पहले से ही कम है। अब क्या है, अतिरिक्त बोझ और आप बढ़ा लो, विधान परिषद के सदस्यों को भी तो कहीं ना कहीं पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, और वो भी राजकोष से ही जाएगा, तो यह बोझ बढ़ता है अतिरिक्त। तो पहला तर्क इनका यह हो गया। दूसरा है राजनीतिक विचारों संबंधी व्यक्तियों का प्रवेश। अब जो बेचारे विधानसभा में हार जाते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों को भी एक राइट है कि विधान परिषद के सदस्य चुन सके। तो वो क्या करेंगे, जो राजनीतिक विचारों को समर्थन देंगे ऐसे व्यक्तियों की एंट्री कराएंगे वो विधान परिषद के माध्यम से, जैसा राज्यसभा में होता है। बोले हाँ, दूसरी यह बड़ी एक चुनौती हो सकती है। तीसरा है भाई सीमित शक्तियां। कैसे, जैसे जो जो शक्तियां आपकी राज्यसभा को दिखाई देती है ना, वहां पर तुलनात्मक रूप से विधान परिषद को बहुत ही सीमित शक्तियां मिली हुई हैं। जैसे कोई साधारण विधेयक भी होता है, वह 3+1 महीना यानी कि कुल 4 महीनों के लिए ही वह रोक सकता है, उसके बाद वह स्वतः पारित हो जाएगा। इस संदर्भ में समझिए कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं साधारण बहुमत के मामले में, है ना, जो साधारण विधेयक होता है। लेकिन यहां पर विधान परिषद को तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं। बोले जब शक्ति ही नहीं दी गई है, इतनी सीमित शक्ति दी गई है, तो जरूरत क्या है इसको रखने की। तो हमने पीछे समझाया कि कोई विधेयक जल्दबाजी में न पारित हो पाए और उस पर पर्याप्त समय मिल जाए पुनर्विचार करने के लिए, है ना, 4 महीने तो कम से कम मिले। तो इस आधार पर इस तर्क को काटा जा सकता है। फिर विधेयकों पर विलंब भी बढ़ता है खामखा। जैसे एक जल्दबाजी वाला एक तर्क है, दूसरा विपक्ष वाला क्या बोलता है कि खामखा विलंब भी तो बढ़ता है। कोई भी आप कानून लेकर आ रहे हो और हो सकता है वह कानून उस समय की जरूरत हो, लेकिन इस विधान परिषद के मामले से उस कानून पर विलंब भी तो बढ़ सकता है ना। तो इस आधार पर 3-4 तर्क यहाँ आपके शामिल कर लीजिएगा और बताइएगा कि विधान परिषद की उपयोगिता को लेकर के क्या पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, उसकी मौजूदगी जो उत्तर प्रदेश में है, और क्या विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। फिर जब पक्ष में तर्क दिए जाते हैं उनका समर्थन कुछ एग्जाम्पल से करो। जैसे मदन मोहन मालवीय जब विधान परिषद में शामिल हुए थे, तो इन्होंने रंग भेद का मामला उठाया था, और कहां से उठाया था, विधान परिषद से ही उठाया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपका और महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसे जरूर शामिल करना। दूसरा एक बढ़िया उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में भाषा अधिनियम जब पारित किया गया, वह भी विधान परिषद से ही पारित किया गया। तो यह प्रमुख एक अधिनियम है, इसको शामिल करो। और यह शामिल जब आप करोगे ना, तो विधान परिषद की जब उपयोगिता बताओगे, तो उस उपयोगिता के संदर्भ में इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप शामिल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के बारे में लिख रहे हैं,
भले ही 6 राज्यों में आपका विधान परिषद मौजूद है, लेकिन हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में ही बताना है। क्लियर बात है? फिर कंक्लूड जब आप करोगे तो कंक्लूजन में आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि विधान परिषद को समाप्त करने की बात की जाए। यहाँ आराम से दोनों सदन बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। तो जो हमें कंक्लूजन देना है वह भी एक सकारात्मक, क्या कि विधान परिषद की जो कमियां हैं इन्हें समाप्त करते हुए एक लोकतांत्रिकरण स्थापित करने पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि शक्तियों का क्या हो सके, विकेंद्रीकरण हो सके। और यह विकेंद्रीकरण ही आपका संघवाद या संघवादी ढांचे को मजबूत करता है। क्लियर? तो यह आपका पूरा एक बढ़िया सकारात्मक कंक्लूजन हो जाएगा और इस आधार पर विधान परिषद पर यदि कोई प्रश्न आपसे आता है, अब आप अच्छे से उसको टैकल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा पर आते हैं। विधान परिषद के बाद हम आगे बढ़ेंगे विधानसभा की ओर। जैसे वहां उच्च सदन के रूप में आपका राज्यसभा जाना जाता है, वैसे यहाँ पर विधान परिषद है। उसी आधार पर जब आगे बढ़ेंगे तो निम्न सदन के स्तर पर आप लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं केंद्र में, और वैसे ही उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल के अंतर्गत निम्न सदन के रूप में विधानसभा को पढ़ेंगे। और विधानसभा के बारे में जब इंट्रोडक्शन भूमिका बतानी होगी तो इसके संवैधानिक प्रावधान को बताते हुए छोटा सा 20 से 25 शब्दों में आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 170 है जो विधानसभा की चर्चा करता है। और फिर आएंगे इसकी भूमिका पर। तो इसकी भूमिका को समझना है तो इसके महत्वपूर्ण कार्यों को समझ लो कि भाई यह लेजिस्लेचर का प्रमुख भाग है और यहाँ जो सदस्य हैं यह प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, बशर्ते जो विधान परिषद में हमने देखे सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से वह चुने जाते हैं। तो यहाँ जब प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं तो इनको सीधा काम दिया जाएगा विधि निर्माण का। तो भाई कानून बनाने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है? विधानसभा के पास ही होता है। कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगार, इन सभी विषयों पर यह कानून बनाते हैं। फिर यह विमर्शकारी सदन के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे राज्य प्रशासन संबंधी विषयों पर कोई विमर्श ले सकता है और जहां जनमत का निर्धारण किया जाता है। क्लियर बात है? और आगे बढ़ते हैं तो फिर विधायिका के साथ ही आपका कार्यपालिका भी समझते हैं। अब विधायिका का कार्य होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य किसका है? विधायिका का है। और विधायिका का प्रमुख भाग कौन है? विधानसभा आपकी। तो विधानसभा के अंतर्गत आप लिख सकते हो कि यह विधायिका पर नियंत्रण करता है, जहां विधानसभा केंद्रीय भूमिका में नजर आता है। क्लियर बात है? फिर मंत्रिपरिषद भी आपके सामूहिक रूप से अगर पूछा जाए तो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर, राज्यों के स्तर पर हम भी पढ़ रहे हैं, तो जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनकर कहां भेजती है? विधानसभा भेजती है। तो भैया जनता की जो महत्वाकांक्षाएं होंगी, जो आकांक्षाएं होंगी, उनका प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा होता है? बोले यही विधानसभा कर रही होती है, जो कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हमारे सदस्य निर्वाचित होकर भेजे जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आसान बात है। और सामूहिक भागीदारी भी यहाँ मौजूद होती है। कारण यह है कि यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण भी दिया गया है। क्लियर? अब विधानसभा से संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नवाचार किए जा रहे हैं? तो यहाँ पर दो देखिए प्रमुख नवाचार जो किए गए हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के द्वारा, ये समझ लीजिए। और जब भी पॉइंट्स लिखने को आए तो आप ये एग्जांपल्स के रूप में जरूर डालिएगा। जैसे पहला है यूपी ई विधानसभा को लेकर के, तो यूपी ई विधानसभा को आपका राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी दिया गया है। तो यहाँ काफी ज्यादा चर्चा की गई और काफी सराहना भी की गई उत्तर प्रदेश ई विधानसभा की, तो यह बताना है। फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा विधानसभा का एक दिन महिला विधायकों को समर्पित किया गया। भले ही महिला विधायकों की संख्या बहुत ही सीमित हो, लेकिन यह एक सकारात्मक कदम था जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के द्वारा उठाया गया। क्या किया गया? यहाँ पर एक दिन महिला विधायकों को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया गया था। तो ये एक बढ़िया कदम था उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा। एक यह बढ़िया एग्जाम्पल मिला। दूसरा, एक उत्तर प्रदेश ई विधानसभा को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिला, यह एक बढ़िया एग्जाम्पल मिला। तो दो बढ़िया एग्जाम्पल मिल गए हमें। अब इसकी चुनौतियां समझते हैं भाई। जैसे वहां चुनौतियां आपको केंद्र के स्तर पर पढ़नी होती है ना, सेम चुनौतियां यहां भी नजर आएंगी। भैया विधानसभा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आपको दिखाई देंगी? यहाँ पहली चुनौती है बैठक के स्तर पर। बोले बैठकें बहुत कम होती हैं यार, और खाली इतना बता दोगे ना बैठकों की संख्या कम होती है, तो ये तो सभी को पता है, लेकिन आपको एक डेटा देकर के अपनी इस बात को ऑथेंटिक करना होगा। और डेटा क्या है? देखो, 17वीं विधानसभा का डेटा दो। क्यों? क्योंकि अभी 18वीं विधानसभा चल रही है। जब यह कंप्लीट होगी फिर इसके डेटा को शामिल करना। अभी क्या करो आप, जो पिछली विधानसभा है, 17वीं विधानसभा रही है आपकी 2017 से लेकर के 2022 तक की, तो इस विधानसभा के डेटा को उठाइए और उसका यूज कीजिए। जैसे 17वीं विधानसभा के डेटा को उठाया और आपने बताया कि यहाँ औसत कार्य दिवस मात्र 21 दिन रहा। आप समझ रहे हैं
कि औसत जो कार्य दिवस है वह मात्र 21 दिन का है, और जबकि देखा जाए तो कार्य बोझ लगातार बढ़ रहा है। बोले जब कार्य बोझ बढ़ रहा है तो और इसके साथ साथ पैरेलल में जो औसत कार्य दिवस है, कार्य करने की जो दिवस है, वह 21 दिन ही रह गया है। तो यह तो एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है ना विधानसभा के समक्ष। और ना तो यहाँ विधेयकों पर ढंग से चर्चा की जा रही है ना ही कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। सीधी सी बात बताओ, जब औसत कार्य दिवस ही 21 दिन का रहेगा तो क्या कोई विधेयक पर ढंग से चर्चा होगी? सारे जल्दबाजी में पारित किए जाएंगे। और क्या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा भाई, क्योंकि विधायिका ही लापरवाह हो रही है। दूसरा है आपका संसदीय समितियों की भूमिका घट रही है। इसको कैसे समझना है? जैसे कोई भी विधेयक आपका लाया जाता है, क्लियर, अब विधेयक लेकर आए, उसके बाद वह समितियों के पास जाता है और समितियों के स्तर पर वहां चर्चा होती है, बढ़िया से उसकी जांच होती है, दोबारा फिर संसद के पटल पर लाया जाता है, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के पटल पर लाया जाता है और यहाँ प्रॉपर उस पर चर्चा होती है ना, उसके कुछ नकारात्मक बिंदु और सकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा होती है। लेकिन कोई विधेयक अगर राज्य विधानमंडल या विधानसभा में लाया जा रहा है और वह समितियों के पास भेजा ही नहीं जाता है, बिना भेजे ही पारित कर दिया जाए, तो यह भी गलत है। तो इसको बताया गया कि 17वीं विधानसभा में इसका डेटा समझो, 45% विधेयक ऐसे हुए जो बिना समितियों के पास जाए हुए ही पारित कर दिए गए, यानी कि बिना समितियों को भेजे हुए ही, उन पर चर्चा किए बिना ही उन्हें पारित कर दिया गया। और 45% एक बड़ा डेटा होता है, यानी कि 50% के आसपास है आपका, आधे विधेयक ऐसे थे जिनको समितियों के पास भेजा ही नहीं गया। यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है। तीसरा है धन बल और बाहुबल की भूमिका। देखिए, धन बल और बाहुबलियों की संख्या बढ़ रही है। इस संदर्भ में एडीआर की रिपोर्ट आपको बतानी है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। यह आपका एनजीओ है जो पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए काम करता रहता है। तो इसकी रिपोर्ट आई, इसने बताया कि जो आपकी 18वीं विधानसभा है, यहां आप यूज कर सकते हो कि 18वीं विधानसभा में जो विधायक हैं, इनमें से 50% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो भी क्रिमिनल मामलों की बात की जा रही, बहुत ध्यान से देखना। तो यह डेटा बहुत ही संवेदनशील डेटा है और सोचनीय है कि भाई 50% मामले ऐसे हैं, 50% आपके क्रिमिनल मामले दर्ज हैं विधायकों पर, और फिर भी यह चुन करके आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पर क्या है? यहां पर बड़ी संख्या में जब आपके इस तरीके के लोग आएंगे तो क्या जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे? जनता की आकांक्षाओं पर पूरा खरे उतरेंगे? नहीं उतरेंगे भाई, है ना। तो इन धनबल और बाहुबलियों पर रोक लगनी चाहिए। चौथा है विपक्ष द्वारा आवश्यक व्यवधान। देखो, 3 तो हमने ऊपर डेटा देख लिया, चौथा विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से, विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। जैसे अभी गवर्नर गो बैक का नारा लगाया गया है ना सदन के भीतर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताना है कि इस समय विधानसभा में यह चुनौतियां बनी हुई हैं। अब इसके समाधान के स्तर पर जब खोजना है ना, तो चुनौतियों से समाधान खोजना बहुत आसान होता है। जैसे बैठकों की संख्या बढ़ाइए आप, है ना, बैठकों की संख्या बढ़ाइए। एक न्यूनतम बैठकों की संख्या आप निर्धारित कीजिएगा कि भाई अगर आपका सदन बैठेगा विधानसभा का, तो इतनी न्यूनतम बैठकें उसको करनी ही पड़ेंगी। क्लियर? तो इस तरीके का कोई नियम बनाने की जरूरत है। फिर समितियों के स्तर पर भी आप बता सकते हो कि कोई विधेयक यदि आता है तो समितियों के पास निश्चित भेजा जाना चाहिए चर्चा के लिए, बिना समितियों के पास आए हुए उसको पारित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की जैसे केंद्र के स्तर पर, उसी आधार पर विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निकल कर आ जाती है। अगला है आपका धनबल और बाहुबल को कैसे रोका जाए। तो यहाँ पर आप चुनाव आयोग की भूमिका को बताइए कि चुनाव आयोग अगर शुरुआती स्तर पर ही अगर कोई बैरिकेड लगा देती है तो इनकी एंट्री ही नहीं हो पाएगी भाई। तो इस तरीके की कोई कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है चुनाव आयोग को, तभी इस डेटा को कम किया जा सकता है। और फिर विपक्ष को भी आपसी समन्वय के साथ में कार्य करने की जरूरत होती है। इस तरीके से आप क्या है यहाँ सीखो कि कैसे चुनौतियों को देखते हुए आप समाधान पर पहुंचा करो। एक एक चुनौती को पकड़ लो और एक एक चुनौती का समाधान खोजोगे, तब भी आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ आपको आंसर लिखने का तरीका भी समझना है। जो कुछ प्रमुख चुनौतियां बताई गई हैं, अब इनके अगर समाधानों पर आपको जाना होता तो एक एक चुनौती को पकड़ करके उसका समाधान बताओ, फिर आगे की राह बताते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर दो। तो चाहे विधान परिषद पर अब लिखने को आएगा और या विधानसभा पर लिखने को आएगा, अब आपको एक इनसाइट दे दिया गया है और इस इनसाइट में रहते हुए ही आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं, अपनी भाषा में लिखना है। ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर देना है, फिर उससे आप चीजें समझेंगे नहीं, इसलिए सारी चीजें नहीं बताई। चुनौतियां बताई हैं और समाधान यह समझा दिया है कि कैसे आप समाधान के स्तर पर जाओगे अपने उत्तर में। क्लियर? अब आते हैं, अगला टॉपिक था केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के स्तर पर पहले समझो कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत हम पेपर 2 के अंतर्गत चीजें पढ़ते हैं ना, वैसे यहां जब हम पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच में संबंधों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां अगर समझना है तो केंद्र और राज्य के संबंधों का इतिहास समझो कैसा रहा है। पीछे हमने उत्तर प्रदेश का जब राजनीतिक विकास समझा था तो वहां जाने थे कि शुरुआती स्तर पर
आपको पता है कि भारत जब आजाद होता है तो पहले जो केंद्र में सरकार रही वही राज्यों में सरकार रही, यानी कि कांग्रेस केंद्र में भी थी, कांग्रेस राज्यों में भी थी। तो कोई केंद्र और राज्य के बीच टकराव तो रहा नहीं होगा। बोले नहीं रहा होगा भाई। तो शुरुआती स्तर पर आपका जो संघवाद रहा होगा सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं, यानी कि आपस में मिलकर दोनों बढ़िया से काम कर रहे होंगे। तो यह आपका 1989 तक की सिचुएशन थी और यही दोबारा सिचुएशन बनी है 2017 की के बाद की। अब देखो यहाँ क्या है ना, हम उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखते हुए सोच रहे हैं, तो ध्यान रखना किसी और राज्य को मत दिमाग में लाना। अभी हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि 2017 से बीजेपी की सरकार है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी आपकी बीजेपी की सरकार ही है। तो दोनों सरकारें सेम है, तो सहकारी संघवाद की स्थिति है, आपसी समन्वय के साथ दोनों मिलजुल कर कार्य कर रही हैं, डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सहकारी संघवाद की स्थिति बनी हुई है और यही 1990 के पहले की स्थिति थी हमारे यहाँ। फिर बात आती है 1990 के बाद की और 2017 तक की। तो यहाँ केंद्रीकृत संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, ये सारी स्थितियां अभी हमें नजर आ जाएंगी। और इसके अंतर्गत आपका संघर्ष मूलक संघवाद, क्लियर। संघर्ष मूलक संघवाद कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच यहां से संघर्ष दिखाई देगा और संघर्ष जब दिखाई देगा तो वहां कई सारे मुद्दे निकल कर आएंगे दोनों के बीच के, और वही मुद्दे हमें यहां समझ लेने हैं और उन्हीं मुद्दों के समाधान पर लगातार प्रयास भी किए गए और उन प्रयासों को बता देना है और उन प्रयासों को किस हद तक अभी लागू किया जा चुका है या वह प्रयास किस हद तक अभी लागू किए जा चुके हैं और कहां तक अभी केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद को कम किया जा सका है। यही सारी चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत समझनी है और एक एक करके आ जाओ, चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। जैसे केंद्र राज्य संबंधों पर यदि चर्चा करने आएगा तो पहले इसका विकास क्रम समझो। पहला चरण जो बताया 52 से 89 तक का जो चरण था, यहाँ एक दल का प्रभुत्व था। बहुत कहानी की तरह समझना इसको। तो यहाँ पर अभी तक एक दल का प्रभुत्व था, तो केंद्र और राज्यों में समान दलों की सरकारें थीं। अब जब एक ही सरकार होगी तो भैया बताओ वहां पर सहकारी संघवाद होगा। हालांकि यहाँ कुछ सीमित उदाहरण हैं जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री या गैर कांग्रेसी आपके मुख्यमंत्री आपके दिखाई देते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह। और कुछ अपवादिक स्थिति ही आपको उत्तर प्रदेश में यहाँ दिखाई देगी, तो चौधरी चरण सिंह हैं जो आपके गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दिए। तो यह आपका 1989 यानी कि 90 से पहले की स्थिति थी, जहां आपका टकराव की स्थिति बहुत कम है, सौहार्दपूर्ण तरीके से केंद्र और राज्य की सरकारें रह रही थी। फिर आता है दूसरा चरण, यानी कि 1989 से 2017 का चरण। इस समय समझना है आपका गठबंधन की सरकारों का दौर आया। अब जैसे ही गठबंधन की सरकारों का दौर आया तो संघर्षात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी कि संघर्ष की स्थिति क्यों होगी भाई? क्योंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार है। बोले बिल्कुल है। तो केंद्र कोई बात बोलेगा, राज्य वह बात मानेगा ही नहीं। अब राज्य कोई बात बोलेगा, यदि मांग करेगा केंद्र से, तो केंद्र भी नहीं मानेगा। तो इस संदर्भ में दोनों में टकराव दिखेगा और टकराव दिखेगा तो यहीं से कुछ मुद्दे निकल कर आएंगे। अब मुद्दे जो निकल कर आएंगे उनको एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से मुद्दे आए। जैसे पहला मुद्दा निकल कर आया, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाने का आरोप लगाया जाएगा। और यह राजनीतिक अस्थिरता जो बढ़ाने का आरोप लगाया जाता है, चाहे राज्य सरकार पर लगे चाहे केंद्र सरकार पर लगे, दोनों पर लगता था। केंद्र ज्यादा मजबूत थी तो केंद्र पर ज्यादा आरोप लगता था, है ना। जो हमारा संघात्मक ढांचा है उसमें केंद्र को अधिक मजबूत रखा गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ राष्ट्रपति शासन मनमाने ढंग से लगाया जाएगा। शुरुआती स्तर पर आप जानते हैं कि राज्यपाल की अनुशंसा मात्र से ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। इस संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 10 बार आपका राष्ट्रपति शासन लग गया है। इसी के बाद आपका एसआर बोम्मई मामला आता है 1994 में। तो यहाँ 356 के आधार पर चर्चा की गई और यही संघवाद का मामला आएगा। यहाँ पर ही आपका अभी संघवाद को आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रखा जाएगा और 356 के प्रयोग करने को बोला जाएगा कि अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके के कई परिभाषाएं यहां से इस निर्णयों में निकल कर आती हैं। फिर आते हैं राष्ट्रपति KR नारायण का एक मामला आया, जब राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा को इनके द्वारा वापस कर दिया गया। तो इस तरीके के कुछ मामले आपके देखे गए। आपका यहाँ 90 से 2017 का जो दौर है उसी समय यह मुद्दे सारे उभर कर आ रहे थे। तो राष्ट्रपति शासन को लेकर के जो विवाद आए आपके समय समय पर हुए, यह समझ में आ गया होगा। फिर राज्यपाल की भूमिका भी बड़ी विवादित रही, क्योंकि जब हमने राज्यपाल पढ़ा था तब जाना था इसे केंद्र के एजेंट के रूप में बोला गया। और यह कब सर्वाधिक बोला गया है तो आप समझ सकते हैं, जब केंद्र और राज्य के बीच टकराव अधिक रहेगा तो केंद्र सरकार राज्यपाल को अपने एजेंट के रूप में प्रयोग करेगी, है ना। और क्या क्या राइट्स होते हैं आप जानते हैं कि कैसे विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग हुआ करता है राज्यपाल। तो उसी संदर्भ में हमने रोमेश भंडारी का मामला देखा था
जब कल्याण सिंह की सरकार थी, सबसे बड़े दल के रूप में थे, लेकिन फिर भी क्या होता है, इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है। फिर एक राम नाईक का मामला हमने देखा था, यह राज्यपाल हुए उत्तर प्रदेश के। इन्होंने क्या किया, लोकायुक्त मामले में अपने पास ही उस बिल को संरक्षित कर लिया। ठीक है, तो ये दो प्रमुख मामले हुए, विवादित मामले हुए, जिन्हें आप बता सकते हो। अगला है वित्तीय संसाधनों के बंटवारे को लेकर के। इसको कैसे, इसको भाई क्यों देखा गया मुद्दे के रूप में, क्योंकि वित्तीय संसाधनों का बंटवारा जो होता है वह केंद्र सरकार के अधीन ही होता है। अब केंद्र सरकार, एक बात बताइए, केंद्र सरकार यहाँ पर पक्षपात कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जैसे केंद्र में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है और राज्य में उस समय कोई अदर, मान लीजिए बीजेपी की सरकार थी राज्य में, तो भाई कांग्रेस की सरकार जो है बीजेपी वाले राज्यों को हो सकता है तुलनात्मक रूप से वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कम करे और वहां ज्यादा करे, जो जो उसकी समर्थनकारी सरकार है ना, जो उसी दल की सरकार होंगी। तो इस संदर्भ में भी आरोप लगाया गया केंद्र सरकार के ऊपर, तो यह बिल्कुल ठीक है, यह भी आरोप लगाया गया। फिर अखिल भारतीय सेवाओं पर विवाद। देखो, राज्य सरकार हमेशा इस बात के समर्थक रहे कि यह जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यह केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी केंद्रीकृत व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भैया, जितने भी आपके अभी पुंछी आयोग आएगा, चाहे सरकारी आयोग आएगा, वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि भाई इसके माध्यम से हमारा जो संघीय ढांचा है वो मजबूत होता है, ना कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं संघीय ढांचे को कमजोर नहीं करती हैं, मजबूत करती हैं। ध्यान रखना, अपना कंक्लूजन जब भी देना अखिल भारतीय सेवाओं पर इसी तरीके से देना। चूंकि सरकारी आयोग और पुंछी आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ही समर्थन करना है हमें। वही दूसरी तरफ देखा जाए, जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका केंद्र में रहेगी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी केंद्र में रहेगा, इसीलिए आपका सौदेबाजी संघवाद यहां से शुरू हो जाएगा। सौदेबाजी संघवाद है या संघर्षात्मक संघवाद है, ये सारे संघवाद के स्वरूप आपके इसी समय दिखाई देंगे जब केंद्र राज्य के बीच में टकराव की स्थिति होगी। अब यहाँ राज्यों की स्वायत्ता बढ़ाने की मांग की जाएगी। इसी संदर्भ में बोला जाएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री की सलाह पर होनी चाहिए, या हमें अधिकार दो भाई, राज्यों को ही अधिकार दो। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनको समाप्त कर दो। ठीक है, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा हमें ज्यादा करो, हिस्सेदारी करो, इस तरीके की मांगे की जाएंगी। स्वाभाविक सी बात है, सौदेबाजी संघवाद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और यहीं पर आपका उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग भी उठेगी। यह दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण जो 2017 से शुरू होता है उत्तर प्रदेश में, अब क्या है, जो केंद्र में सरकार वही राज्य में सरकार, तो उसे ही आपका डबल इंजन का सरकार बोला गया, और यहां से आपका सहकारी संघवाद पुनः प्रभावी रूप में दिखाई देगा। यह आपका 3 चरणों में हमने जो विकास देखा कि उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में विकास आपका दिखाई देता है। और यहाँ कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जो उठाए गए हैं अभी 17 के बाद। जैसे योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग आने से राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या हो गया है और बेहतर हुआ है। और साथ ही साथ जो 14वां वित्त आयोग है, उसने राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़ाकर 42 कर दी है। हालांकि अब यह 41 हो चुकी है। 1% आपका जम्मू कश्मीर के लिए तय किया गया है। अब यहां समझिए, जब संसाधनों, जो वित्तीय संसाधन है, यह बढ़ाने की बात की जाती थी, तो 14वें वित्त आयोग के द्वारा यह ऑलरेडी कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना की गई है। यह भी योजना आयोग से देखा जाए तो अधिक विकेंद्रीकृत शासन को समर्थन देता है, तो दूसरा यह हुआ। तीसरा, जीएसटी काउंसिल में भी राज्यों की भूमिका बढ़ी है, तो तीसरा यह प्रयास है। चौथा, पैरा डिप्लोमेसी के तहत राज्यों की नीति को बढ़ावा दिया गया है। अब पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है समझ में आना चाहिए। जैसे डिप्लोमेसी के अंतर्गत आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र के साथ में कोई संबंध स्थापित कर किए जाते हैं, तो उसे डिप्लोमेसी के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी डिप्लोमेसी का ही पार्ट है आपका पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी में कोई भी देश किसी राज्य के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकता है। बहुत आसान भाषा में समझो, यह होता है आपका पैरा डिप्लोमेसी। तो पैरा डिप्लोमेसी के तहत क्या होता है, किसी भी स्टेट की पॉलिसी को भी बढ़ावा दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। और कुछ योजनाएं हैं जहां पर केंद्र राज्य समन्वय की बात की जाती है, जैसे भारतमाला हो गई, आपकी प्रोजेक्ट उड़ान हो गई, तो यह कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और तीसरे चरण के अंतर्गत ही, यानी कि 2017 के बाद ही ये सारे स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं, केंद्र और राज्य मिलकर के यह दोनों स्टेप उठा रही है, जिससे सहकारी संघवाद की भावना और मजबूत हो रही है। और एक कदम आगे बढ़ते हुए आपको यह बताना है कि सहकारी संघवाद की भावना मजबूत होने के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्लियर बात है? तो सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, और यह प्रतिस्पर्धा कैसी, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, ताकि एक दूसरे को देखते हुए हम क्या करें और आगे ग्रोथ पर अपने काम कर सकें। तो इस आधार पर आपको अपना कंक्लूजन देना है। और एक चुनौती भी बता देनी है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही दल होता है, तो केंद्रीकरण को प्रेरणा यहां से मिलती है, साथ ही अधिनायकवाद की नीतियां यहां से स्पष्ट होती हैं। अधिनायकवाद आपका
टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, जो आपका यह अधिनायकवाद कहलाता है। थोड़ा टफ है यह, तो आप देख लेना कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो अधिनायकवाद या इसको सर्वसत्तावाद भी बोलते हैं। सर्वसत्तावाद का मतलब यह होता है कि कोई, जैसे मान लीजिए केंद्र के स्तर पर भी वही सरकार है, राज्य के स्तर पर भी वही सरकार है, तो जो भी नीतियां बनेंगी, जो भी कानून बनेंगे, तो वहां पर सर्वसत्तावाद की स्थिति रहेगी। यानी कि जो हमारा कानून है वही अंतिम कानून होगा, उसे एक राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों पर भी थोपने का प्रयास किया जाएगा। और यह आप देखते हैं कि हो भी रहा है। तो यहाँ लोकतंत्र के विरोध में भी, लोकतांत्रिक नीतियों का विरोध भी आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए यह केंद्र और राज्य में एक दल का होना विकेंद्रीकरण के खिलाफ भी जाता हुआ दिखाई देता है। तो यह आपको सारी चीजें बताते हुए फिर अपना कंक्लूजन देना है। और कंक्लूजन बताते हुए देखो, यहाँ क्वेश्चन देखो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, केंद्र व राज्य के मध्य उत्तर प्रदेश के विशेष परिदृश्य में तनाव के बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। अब भैया जब आप केंद्र और राज्य के मध्य उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में तनाव के बिंदु बताओगे, तो तनाव के बिंदुओं पर सीधे जाने से पहले एक पहले भूमिका बनानी होगी। भूमिका के संदर्भ में क्या बताया आपको कि कोई संवैधानिक प्रावधान बताओ, है ना। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि फैक्चुअल जो नॉलेज है आप उसका यूज कर लो। यहाँ पर जैसे भाग 11 और 12 के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है, जहां संघवाद की भावना संविधान अनुरूप स्थापित करने हेतु प्रयास किया गया है। तो यह हो गया आपका इंट्रोडक्शन। यहां आपने भाग 11 और भाग 12 को रेफरेंस लिया और बताया केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है, जहां विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, तीन तरीके के संबंध स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। और यह संवैधानिक प्रावधान आपका भाग 11 और 12 के अंतर्गत दिखाई देता है। फिर मेन बॉडी के अंतर्गत आना है, तनाव के बिंदु जो पूछे गए हैं। तो तनाव के बिंदु देखो तीन चरणों में समझाया, तनाव के कारण अलग अलग रहे। शुरुआती जो चरण रहा 1990 के पूर्व, यहाँ तनाव के बिंदु बहुत कम दिखाई देंगे। 17 के बाद भी आपको उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच तनाव के बिंदु बहुत कम दिखाई देंगे। तो फिर सबसे ज्यादा अगर तनाव के मुद्दे हैं वो कहाँ आते हैं, 90 से 17 में, जब आपका गठबंधन का दौर रहता है। इसी समय देखो राज्यपाल को लेकर, राज्यपाल की भूमिका को लेकर के तनाव दिखेगा, राजनीतिक अस्थिरता दिखेगी। इस कारण इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप राष्ट्रपति शासन को बताओगे कि बार बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा दिया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के देखो तनाव दिखाई देगा केंद्र और राज्य उत्तर प्रदेश के बीच में। वित्तीय संसाधन के बंटवारे को लेकर के तनाव दिखेगा समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूचियों पर। यानी कि समवर्ती सूचियां और अवशिष्ट सूचियां राज्य सरकारें लगातार मांग करेंगी कि यहां पर कानून बनाने का अधिकार हमें दिया जाए। तो यह कुछ तनाव के प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको दिखाई देते हैं। और यह कब दिखाई देंगे, जब गठबंधन की सरकारों का दौर चलेगा। यानी कि केंद्र और राज्य में जब एक दल की सरकार नहीं होगी, तो सारे हमें बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। समाधान हेतु देखो जो प्रयास है, पहला मामला एसआर बोम्मई का मामला है, बता देना है आपको। यहाँ संघवाद को मौलिक ढांचे के अंतर्गत बताया गया और राष्ट्रपति शासन के आधार की जांच की जा सकती है। यानी कि जो आधार है उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया गया था एसआर बोम्मई मामले में। और 14वें वित्त आयोग के द्वारा देखो 42% कर दिया गया था, 32 से बढ़ा करके 42 कर दिया गया था। और अखिल भारतीय सेवाएं अनिवार्य हैं सरकारिया आयोग के द्वारा देखो यह रिकमेंडेशन दी गई थी, समझा दिया पीछे। और राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर भी सरकारिया और पुंछ आयोग दोनों ने बोला कि इसको लोकतांत्रिक विधि से राज्यपाल की नियुक्ति को भी स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल और आपका पैरा डिप्लोमेसी, यह प्रयास भी कुछ बताने हैं। और ये सारे के सारे प्रयास क्यों किए जा रहे हैं, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर संबंध स्थापित हो सके। और राज्य भी यहाँ उत्तर प्रदेश को बताना है आपको। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं जहां पर राज्यों के साथ समन्वय के साथ ही इन योजनाओं को लागू किया जा सकता है। भारतमाला हो गई, पीएम गति शक्ति हो गई, ये सारी योजनाएं। और फिर कंक्लूड करेंगे तो बताएंगे कि भारतीय संघवाद अब सहकारी संघवाद से और एक कदम बढ़कर के, याद रखना कंक्लूजन इसी तरीके से लिखना कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद से एक कदम और आगे बढ़कर के प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर बढ़ रहा है, जहां लोकतांत्रिककरण जैसी इकाइयों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। यह आपने एक कंक्लूजन बढ़िया दिया। इसके साथ साथ आप चाहो तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ में अपना कंक्लूजन खत्म कर सकते हो। यह कुछ कीवर्ड होते हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स के साथ ही आप अगर रहोगे अपने कंक्लूजन पर, अगर आप ये कीवर्ड्स अपने लिख कर रखते हो तो इन कीवर्ड्स को आपको यूज करना आना चाहिए भाई। कंक्लूजन में कैसे इनको यूज करना है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना स्थापित होगी, है ना, जब आप सहकारी संघवाद की ओर जाओगे। सहकारी संघवाद के साथ आप मिनिमम गवर्नेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस को जोड़ सकते हो, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को जोड़ सकते हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को जोड़ सकते हो। बहुत सारे आपके कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपने कंक्लूजन के स्तर पर शामिल कर सकते हो। फिर
फिर उत्तर प्रदेश में भी कुछ प्रयास आपको बताने हैं कि उत्तर प्रदेश में भाई प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के लिए क्या कुछ विशेष उपाय किए जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ आप क्या क्या पॉइंट्स आप शामिल कर सकते हो, आप बता सकते हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून और व्यवस्था में देखो सुधार किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर भूमि सुधार पर प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आपका कृषि सुधार पर भी कार्य किया जा रहा है। फिर आप बता सकते हो अवसंरचना के स्तर पर भी सुधार किया जा रहा है। अवसंरचना के स्तर पर जिससे सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर या ई गवर्नेंस के स्तर पर भी सुधार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर सुधार आप बताओगे, एग्जाम्पल कुछ दो इसके, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे बताओ, आप यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बताओ, जन सुनवाई पोर्टल के बारे में बताइए, ई कैबिनेट के बारे में बताओ, एंटी भू माफिया पोर्टल के बारे में बताओ। ये कुछ देखो एग्जाम्पल्स हैं जो आप शामिल जरूर करना। जब भी आप बताना कि क्या समाधान के स्तर पर, सुधार के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या केवल आपको एक ओवरव्यू या इंसाइट दिया जा रहा है कि आप इन चीजों को शामिल जरूर करना। यहाँ आपको स्क्रीन शॉटिंग नहीं कराई जाएगी कि सीधा सीधा सबको लिखा दिया गया, आपने सीधे यही देखा और छाप दिया। सुनना ध्यान से, और कैसे आपको अपने उत्तर में इन चीजों को शामिल करना है यह भी ध्यान रखना। फिर आप बता दोगे भाई उत्तर प्रदेश अगर अवसंरचना के स्तर पर या ई गवर्नेंस के स्तर पर सुधार में कार्य कर रहा है, इसी संदर्भ में ईज ऑफ डूइंग में हमारी रैंक जो है दूसरी हो गई है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग में हमारी रैंक दूसरी हो चुकी है। और जैसे जैसे आप समझिए मेक इन इंडिया, केंद्र पर मेक इन इंडिया काम कर रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ और वहां पर भी आपका 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। यह भी उत्तर प्रदेश के द्वारा एक बेहतरीन कदम है आपका। फिर आप बताओगे वित्तीय अनुशासन को लेकर के और लघु उद्योगों के विकास को लेकर के, वित्तीय अनुशासन और लघु उद्योगों के विकास को लेकर के आपका ओडीओपी, इसकी भी चर्चा जरूर करनी है ना। जो सरकार के बहुत ही सफल प्रोग्राम है उनकी चर्चा जरूर किया करो अपना आंसर जब भी लिखो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो यह कुछ प्रयास हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और यहाँ सफलता भी मिल रही है। तो जब भी अपना उत्तर लिखना सफल सुधार के स्तर पर कि केंद्र और राज्य के मध्य में सहयोगी या सहकारी संघवाद स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारे प्रयास तो आपको बताने ही बताने हैं। सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन बतानी है, कोई केस है जुडिशरी का वह बताना है, उसकी रिकमेंडेशंस बतानी है, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के क्या प्रयास है ना। कोई जैसे कमीशन है आपका, काउंसिल है जैसे जीएसटी, इसके बारे में बताना है। और कोई अगर नई पहल है जैसे पैरा डिप्लोमेसी जैसी पहल है, इसके बारे में बता दो। फिर आप क्या करो, उत्तर प्रदेश के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उनको बताओ और इनके साथ ही अपने आंसर को कंक्लूड कर दो। आपके पास 10 से 15 पॉइंट होंगे ना सोचने के स्तर पर जब आप फ्रेमिंग करोगे और यह सोचोगे कि भाई क्या क्या पॉइंट्स आप शामिल कर सकते हो। फिर आपका पेन क्या है मक्खन की तरह भागेगा और आप 7 से 8 पॉइंट्स भी अगर लिख कर आओगे तो आपकी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी और उतना ही टाइम होता भी है लिखने के लिए। ठीक, तो आज का डिस्कशन खत्म करते हैं और एक प्रश्न आपको मिल जाएगा इन्हीं टॉपिक्स में से, उसको बढ़िया से लिखना है आज, है ना। चलिए फिर आज के लिए धन्यवाद।